सो हेलो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो दिख रहा होगा एंड आई एम रियली सॉरी यार, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड राइट नाउ। मैं लगातार अपने फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बट इट्स नॉट वर्किंग। तो बहुत हॉच पॉच हो गया एंड आपको मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा। सो दीपक भाई जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं हम सीधा लाइव जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आया। मुझे नहीं पता, मैं सेम नेटवर्क से अब भी लाइव जा रहा हूँ बट आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड और क्यों ये ऐसा हुआ। सो अब मैं बस दीपक भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ कि दीपक भाई जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो फिर हम बात करना शुरू करते हैं। और ये आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। आप लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे और जो भी लोग बात करना चाह रहे हैं उन लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि जिन्होंने क्वेश्चंस भी भेजे थे उन लोगों के भी। हाय सायरा, हाय नितेश, हाय विनीत, हाय सुनील भाई, हाय अनीता, एवरीवन हाय हेलो। और आई एम जस्ट होपिंग, मैं अपना फ़ोन लगातार ट्राई करता हूँ। अब शायद क्योंकि दीपक भाई को लगा होगा कोई प्रॉब्लम है क्योंकि हम ऑलरेडी कितना 10 मिनट ही 9 मिनट लेट हो चुके हैं। तो दीपक भाई ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो दीपक भाई। एंड अब हम सीधे कोशिश करते हैं लाइव जाने की एंड मैं उन्हें so waiting for Deepak bhai to connect and फिर हम will go live with Deepak bhai. Thank you Deepak bhai. Really sorry, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। वेलकम। हाँ मुझे लग रहा था ठीक है वो। अच्छा, आप पहले तो सबसे पहले बताइए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लॉकडाउन कैसा चल रहा है। हमको फिर बताइए मैं क्या चल अपने रहा है। सवाल लॉकडाउन शुरू चल रहा करता है हूँ। सब लोग। नहीं मतलब आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? निश्चित तौर पर लॉकडाउन तो चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है ऑब्वियसली। काफी सारी चीजें हैं करने को अगर आप चाहें तो। जरूर नहीं घर पे हम्म। बैठ के आप बोल रहे हैं। पहले बताइए मेरा वीडियो पूरा आ रहा है। आपका वीडियो पूरा आ रहा है, बस आपके थोड़े से बाल झुक रहे हैं जो आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। और मेरे जो है वो बिल्कुल, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, अब परफेक्ट है। अब परफेक्ट है। अब आप बिल्कुल सही आ रहे हो। लॉकडाउन में लोग परेशान हो रहे हैं वैसे कि कुछ करने को है हम्म। नहीं, बट अगर देखा जाए तो काफी कुछ कर सकते हैं आप। क्योंकि काफी सारी नई चीजें सीख सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन हम्म। सब कुछ अवेलेबल है अगर आपको कुछ नया सीखना है तो हाँ मैं सीख रहा हूँ कुछ चीजें। तो मेरा लॉकडाउन ठीक चल रहा है। जैसे आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे थोड़े से लाइटर नोट पे कि आप क्या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के ये सारे सवाल थे कि वो मतलब बालों के लिहाज से पूरी तरह से फिट दिख रहे हैं, उनकी दाढ़ी पूरी तरह से बनी हुई है, जिम विम कंटिन्यू चल रहा है। मतलब आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर मैं देखकर बताऊं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पे कोई लॉकडाउन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मेरा जब मैं आगरा में घर पे होता तो मेरा डेली जो लाइफ का रूटीन है वो सेम रहता है जो अभी है लॉकडाउन में। ज्यादा नहीं, बस आगे ग्राउंड पे जाता हूँ प्रैक्टिस करने। बट मेरा यही हम्म। रहता है कि घर ग्राउंड जिम। तो वो अभी भी वही चल रहा है। बस ग्राउंड नहीं जा पा रहा हूँ, उसकी जगह थोड़ी बहुत ट्रेनिंग में यहीं पे कर ले रहा हूँ। नीचे रनिंग वगैरह जो है सीढ़ियों पर रनिंग कर ले रहा हूँ। तो ऐसा। और गिटार गिटार सीख रहा हूँ एक नई चीज, क्योंकि मैं इंजरी हुई थी तब तब बेड रेस्ट पे था 5 हफ्ते के लिए। तो उस टाइम मुझे लगा कि कुछ सीखना चाहिए, तो मैं हमेशा से चाहता था गिटार सीखूं। थोड़ा बहुत गिटार सीख रहा हूँ। मतलब पबजी आपकी खेल लेता हूँ गिटार थोड़ा की बहुत। वैल्यू इतनी ज्यादा है कि लोग तो पूछने लगे हैं कि आप गिटार लेकर क्यों नहीं बैठे हैं। मतलब आप नहीं, सबको पता है आपके गिटार की स्किल्स के बारे में। और मैं भी आज सुन रहा सुबह जब मैं देख रहा था कि थोड़ा सा प्रोफाइल चेक कर लूं दीपक भैया की, तो मैं यही देख रहा था कि आप दो गाने बजा रहे थे। तो मतलब आप आज परफेक्ट है या अभी थोड़े से बिगनर हैं या फिर कौन सी स्टेज है, मॉडरेट है अरे या एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल? बिगनर बिगनर एकदम। अरे गिटार एक टफ इंस्ट्रूमेंट है, टाइम लगता है उसमें। और आप हम्म। जितना रेगुलर बजाएंगे उतना ही हर चीज में जितना आप रेगुलर होंगे उतना ही अच्छा कर सकते हैं। तो टफ है वो। हाँ, अभी पहले 2 गाने सीखे थे, अभी 2-3 और सीख गया हूँ, थोड़े थोड़े गाने। हम्म। बट हम्म। अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि पब्लिक के सामने बजा पाऊँ, इसलिए थोड़ा कम लेके बैठता हूँ गिटार, खुद अकेले हो जाता हूँ। चलो, आप वो दीपक भैया की प्रोफाइल पे जरूर जाके, जो भी फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो गिटार सुनाएंगे, वो निश्चित तौर पर उनकी प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं, उन्होंने वीडियो डाला है। दीपक भैया, अगर आईपीएल को लेकर मैं बात करूं, चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप बहुत ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में शुरू हुआ था। आमतौर पे महेंद्र सिंह धोनी भी कैंप से इतनी ज्यादा जल्दी नहीं जुड़ते हैं जब भी सीएसके के कैंप होते हैं। इस बार वो 1 महीना पहले आ गए और उनका जो हमें जानकारी मिली वो ये कि उनका कैंप दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक प्री होली कैंप और एक फिर पोस्ट होली कैंप। तो इस बार बहुत मजा आ रहा था देखने में। रायना भाई हो, धोनी भाई हो, चाहे उसके अलावा हरभजन सिंह हो, आप हो, इसके अलावा पीयूष चावला हो, लगातार कुछ लोगों से बात भी हुई। तो ये जिस तरह की ट्यूनिंग चल रही थी और सीएसके को लेकर एक बार फिर से उसी तरह की फीलिंग आ रही थी, जो पॉजिटिव फीलिंग आती है आप लोगों की प्रैक्टिस देख के,
आप उस कैंप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और फिर अचानक से वहां से फिर एकदम ऐसा जीरो जोन पे आ जाना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। मैं उस टाइम पे टीम कैंप में था नहीं, क्योंकि मैं इंजर्ड था, तो मैं बैंगलोर में था एमसी के अंदर। बट हाँ, कैंप बहुत अच्छा चल रहा था, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, बात भी हो रही थी। तो बेसिकली वो कैंप हमारा 1 तारीख से चालू हो गया था, क्योंकि काफी सारे क्रिकेटर्स जो थे हमारे, वो एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जैसे माई भाई नहीं खेल रहे थे, रैना भाई भी नहीं खेल रहे थे, हरभजन भाई। तो वो कैंप बेसिकली वो था कि जो लोग, सबके लिए था, अगर कोई कोई जो भी चाहे वो अटेंड कर सकता था। बट अगर जो खेल रहा है एक्टिव क्रिकेट, तो उसको कंपलसरी नहीं था। बट जो लोग एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, उन लोगों के लिए वो था, ताकि वो उनको एक लंबा पीरियड मिले कि 1 महीने की प्रैक्टिस हो आईपीएल से पहले। तो बहुत अच्छा चल रहा था कैंप। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रीज हो गया तो शायद। हाँ, जी। वो अनफॉर्चुनेटली वो कैंप बंद होना पड़ा, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो जी। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है वो पिछले कुछ दिनों में, आपने एक फिल्म का जिक्र किया और मैं लगातार उसके इर्द गिर्द देख रहा था आपकी। मैंने स्टोरी, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले भी जब मैं आपसे मिला था आगरा में और हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें भी आपने मुझे उन स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बताया था कि कैसे अलग अलग जगह से जो है वो आप रास्ते तलाशते रहे, पिताजी के साथ हो, भाई के साथ हो। मुझे उस थोड़ा सा फिल्म के बारे में अगर आप बताना चाहें कि मतलब मैं स्टोरी देख रहा था और स्टोरी मुझे लग रहा था कि लोकेंद्र सर की मैं स्टोरी देख रहा था। मुझे समझ में आने लगा कि मतलब एक शख्स जो अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाना चाहता है, इंडिया खिलाना चाहता है, इंडिया से नीचे वो कहीं बात ही नहीं करते। आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए, वो है इंडिया खेलना। उसके अलावा जिस तरह के रिसोर्सेस, मतलब ना तो साधन थे। मैंने अपनी फेसबुक स्टोरी में भी ये लिखा है कि दीपक चाहर वो शख्स जिनके परिवार के पास, और दीपक चाहर ही क्यों, राहुल चाहर की भी मैं उस पर बात करूंगा, और ये दोनों लड़के निकलते हैं, इंडिया खेलते हैं और एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे पिताजी के पास न साधन है, न सुविधाएं हैं, न संपन्नता है, कोई रिसोर्स नहीं है, मॉनेटरी फंड्स नहीं है, वाइफ का सपोर्ट नहीं है उस समय पे उनके साथ कि चलो यार घर का ख्याल वाइफ रख लेगी, तो मैं इधर सिर्फ बच्चों पे फोकस करता हूँ, खाना वाना सब कुछ। मतलब ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता किसी और क्रिकेटर के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं, और उसके बाद भी वहां से निकलकर वो इंडिया खिला लेता है अपने बच्चों को। और आप लोग बहुत जी कमाल का बेसिक कर रहे हैं और दुआएं जी सारे बेसिकली फैंस हाँ, की मैं सबको बोलता भी हूँ, और हमारा मेरा सपना भी है कि मेरे ऊपर नहीं, क्रिकेटर से बहुत खेलते हैं घंटे के लिए, बट मेरे फादर पे मतलब एक मूवी बनने मैं चाहता हूँ। अगर होगा लाइफ में आगे, तो मैं खुद बनाना चाहूंगा। तो उनकी स्टोरी बहुत अलग है, क्योंकि जिस वो बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ वो गाँव में थे, तो बेसिकली हमें इंडिया खिलाना नहीं, बट बाकी बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए। तो वो लोग सीख सकते हैं, एक तो पेरेंटिंग, कि आप अपने बच्चों को कैसे संभालें, जो भी सब शैतान होते हैं, सब कुछ ना कुछ करते हैं। तो उस जो जो तरीके उन्होंने अपनाए हमको एक लाइन पर आने के, ट्रैक पर लाने के लिए, बहुत अलग ही तरीके थे वो, जो शायद मैंने देखा नहीं किसी भी माँ बाप को करते हुए। और जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया खेले हैं, बट किसी के फादर ने उनको कोच नहीं किया है। बट जिनके फादर ने कोच किया, पर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। मेरे फादर प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, वही। वो वो एयरफोर्स में थे। उन्होंने जब डिसाइड किया कि मैं क्रिकेट में बेटर कर सकता हूँ, उसके बाद उन्होंने मेरे को अकेडमी में डाला। वहाँ अच्छा नहीं हुआ, तब उन्होंने डिसाइड किया कि इतना काफी नहीं है प्रैक्टिस, मुझे ही खुद कोच बनना पड़ेगा। तो जो जो उन्होंने किया लाइफ में, हमें क्रिकेट खिलाने से पहले भी, क्योंकि जैसे वो गांव में रहते थे, उस गांव से निकलना, एयरफोर्स में भर्ती होना, क्योंकि मेरे दादाजी भी नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में भर्ती हो। ही वॉज ए गुड रेसलर, वो पहलवान अच्छे थे मेरे पापा, तो मेरे दादाजी चाहते कि वो पहलवान बने। तो बेसिकली वो किया उन्होंने, वो कभी हारे भी नहीं उसके अंदर। अच्छा, एक चीज जो आपने बात करी और उस पर मैं भी तो वो छेड़ना चाहता हूँ थोड़ा सा जब कि वो रेसलर, एक तो होता है कि चलो यार जी 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 जी, थोड़ा सा फ्रीज हो गया था आई थिंक। तो हाँ, वो कि वो जब गांव में थे, रेसलर थे, तो वो ऐसे बहुत अच्छे रेसलर थे, ताकि वो कभी 200 फाइट में कभी हारे भी नहीं। उसका जब एयरफोर्स में आए, तब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एयरफोर्स के लिए, पूरा अपना दिन रात मेहनत करी। वो तो वहां पे उनको मेडल्स मिले एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद जब उन्होंने जब उन्होंने डिसाइड किया कि अपना टाइम बच्चों को देंगे, तब वहां उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाया अपने बच्चों को। तो बेसिकली उनसे सीखने को ये है कि आप लाइफ में कुछ भी चाहो तो अचीव कर सकते हो, चाहे वो, बस आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। पहले मेरे फादर, उसका है कि मेरे फादर का छोटा विजन था, तो एयरफोर्स तक वो जल्दी पहुंच गए। फिर उन्होंने बड़ा विजन किया कि हाँ, मुझे एयरफोर्स में अच्छा करना है, काम करना है। फिर वो हुआ, फिर और बड़ा किया कि अपने बच्चों को कुछ करना है। तो टाइम लगता है, मतलब बेसिकली मेरे फादर का कहना है कि हर चीज में टाइम लगता है। अगर आप
पूरा टाइम दो उस चीज को तो आप कुछ भी अचीव कर सकते लाइफ में। तो मेरे फादर ने जो किया है उनकी स्टोरी बहुत अलग है, और मैं चाहूंगा कि दुनिया के सामने आए, क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं आज तक सीखता हूँ, सुबह शाम हम साथ में रहते हैं, बट वो मेरे फादर किताब की तरह, तो मैं चाहूंगा कि वो शायद सब लोगों को थोड़ी थोड़ी सीख मिले उससे। कोई एक्टर आपके जहन में है जो आपके फादर का रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले कर सकता है इस समय पे? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि 83 एक फिल्म आ रही है कपिल पार्टी एंड कंपनी पे, जो पूरी की पूरी 83 की टीम है, उसमें जो मैनेजर का रोल कर रहे हैं वो पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं। बहुत कमाल के एक्टर हैं, शायद आपने उनकी अदाकारी देखी होगी अलग अलग जी फिल्मों जी के जी बिल्कुल। जरिए। तो वो मान मैं तो ली हीरो चाहूंगा रोल कि कर रहे हैं। कोई आपका आपका हाँ फेवरेट जी, एक्टर या लोकेश सर का? अ, अ, ऐसे तो बहुत सारे एक्टर हैं जो कर सकते हैं रोल, बट आमिर खान है, बट उन्होंने ऑलरेडी दंगल करके शायद वो ना करे। बट मेरे फादर भी चाहते हैं कि सनी देओल उनके फेवरेट है, और वो शायद उनका कैरेक्टर को मैच कर पाया, तो शायद सनी देओल है जो वो मेरे फादर का रोल कर पाएंगे, या फिर हम अच्छा। चाहें वो करें ऐसा। और आपका रोल कौन करेगा? मतलब कौन है, मस्कुलर भी हो, जो थोड़ा स्मार्ट भी दिखता हो, सिक्स पैक एब्स भी हो? सिद्धार्थ शायद अच्छा कर पाएगा रोल, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ कि वो क्योंकि उनकी वो भी जैसे शांत रहता है, तो मैं भी थोड़ा, मेरा कैरेक्टर वैसे ही है कि थोड़ा शांत वाला, तो शायद वो और वो हाइट भी अच्छी है, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है बहुत, शायद बिल्कुल। वो अच्छा है। चलिए, ये तो आपने फिल्म की बात की, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि, लेकिन ये जरूर है कि अभी मतलब आपका करियर कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत बड़ा एक चेहरा देने वाला है। आप मानेंगे इस बात को कि आपका करियर यहाँ से जैसा पैन आउट होता है, वो इसकी कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग पे भी डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसी बनती है। इस पर हालांकि आप अभी बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे होंगे, लेकिन ये एक पॉइंट जरूर दिमाग में होगा। जी बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है कि मैं जितना अच्छा करूंगा उतना ही बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। बट जी। ये स्टोरी जो है या मूवी है, ये मेरे ऊपर नहीं होगी। मैं हम्म। बहुत छोटा सा रोल होगा मेरा उसके अंदर, या छोटा सा किरदार होगा। ये बेसिकली एक आदमी को होगी जिसने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया बिना सपोर्ट के, जिसने हम्म। अपने दो बेटे इंडिया खिलाए बिना क्रिकेट की नॉलेज, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेले वहां से खिलाए। उसके बाद बहुत स्ट्रगल रहे, बहुत सारी चीजें थी जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किया। तो वो एक उस आदमी की स्टोरी भी, चाहे मैं करूँ अच्छा करूँ नहीं करूँ, बट वो जो चाहते थे उन्होंने अचीव किया कि दो बेटे उनके इंडिया खेले। तो स्टोरी तो है, बट हाँ ऑब्वियसली मैं जितना अच्छा करूंगा उस पर इम्पैक्ट और अच्छा होगा कि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो मेरा फोकस मूवी पे नहीं है, हाँ, ऑब्वियसली। मेरा फोकस ऑब्वियसली अच्छा खेलने पे और अच्छा करने पे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो भैया, एक अच्छी स्क्रिप्ट है, चाहे नीरज पांडे देख रहे हो इसे, चाहे राकेश ओम प्रकाश मेहरा देख रहे हो, चाहे रिलायंस एंटरटेनमेंट या स्टार फिल्म कोई भी देख रहा हो, उनके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो लोग, और मैंने लोकेंद्र सर से बहुत बार बात की है, उनके पास गेम का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये मैं आपको बिल्कुल, आप मेरी बात को वाउच कर सकते हैं इस चीज पे कि उनके पास गेम का बहुत अच्छा नॉलेज है, बिना प्रोफेशनल क्रिकेट खेले भी। और कमाल का रहने वाला है ये सब। लेकिन दीपक भैया, क्रिकेट पर आए अगर हम, तो आपके लिए साल कमाल का रहा, लेकिन वही है कि आपके करियर के साथ ये जुड़ा हुआ रहा है कि जब जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तब तब आपको एक इंजरी हो जाती है क्रंच मोमेंट पे। बिल्कुल, मतलब मुझे सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी याद है जहां पर आपको इंजरी हो गई थी, और आप उस वक्त भी अच्छा कर रहे थे। मुझे फिर ये वाला, अब जब आपने हैट्रिक ले ली और हर किसी की जुबान पे दीपक चाहर का नाम था, अचानक फिर उस समय पे इंजरी हो जाती है, ये मतलब थोड़ा सा अनलकी मानते हैं आप इस चीज को अपने करियर के लिहाज से? जब जब आपको जी एक बिल्कुल। मतलब। जी। जी बिल्कुल, हर चीज आपको हर टाइम पे नहीं मिलती है, हम्म। कि ऑब्वियसली देखिए आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। क्योंकि साल में शायद एक या दो जगह खाली होती है, बाकी तो आप ऑलरेडी खेल रहे होते हैं। अब साल में देखा आईएएस अफसर भी बहुत लोग बनते हैं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना क्रिकेट में वो बहुत डिफिकल्ट टास्क में से है। अगर आप वो अचीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ भगवान है, मतलब आपको देख रहा है, आपको मिला है, लक है आपके साथ, तभी आप खेल रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हर किसी की लाइफ में हर चीज परफेक्ट होती है। तो मुझे मुझे जो लगता है कि मैं जो मुझे ऊपर वाला चैलेंज करता है कि मैं जितना अच्छा अपना इंजरी से फाइट कर लूंगा उतना अच्छा मुझे लाइफ में मिलेगा, या मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो मैं एज अ चैलेंज देता हूँ हर इंजरी को, मेरे हाथ में है नहीं, मैं जो कर सकता हूँ इंजरी प्रिवेंट करने के लिए वो करता हूँ। अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा रिकवरी, जो मैं कर सकता है स्पोर्ट्स में वो सब मैं करता हूँ, और शायद पूरा ही करता हूँ। तो अब वो इंजरी होना न होना मेरे हाथ में है नहीं, और मैं ज्यादा लोड लेता हूँ, क्योंकि इतनी हो चुकी है मुझे इंजरी, तो मैं परेशान भी नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कम बैक कर लूंगा। तो उस इंजरी वाले टाइम को मैं अच्छा यूटिलाइज करता हूँ, कि ताकि मैं जब वापस खेलूँ तो और अच्छा कर पाऊँ, और अच्छा बेटर बॉलर हूँ पहले से। अच्छा, एक बात बताइए, आप महेंद्र सिंह धोनी के अंदर तो काफी खेले हैं, और अब आप विराट कोहली के साथ भी खेल रहे हैं। इन दोनों की कप्तानी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या चेंज आपको महसूस होता है महेंद्र सिंह धोनी की बातचीतों में, उनकी रणनीति के लिहाज से? मैं डॉक्यूमेंट
भी देख रहा था चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसमें शुरू में स्टीफन फ्लेमिंग कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार दीपक को अभी मत खिलाओ, लेकिन धोनी यहाँ पर परसिस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे चाहत चाहिए ही चाहिए। और फिर उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने जो पहला ही बॉल डाला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वो मुझे याद है 2018 का आउटस्विंगर था रोहित शर्मा को, और पूरे न्यूज रूम में हम वो मैच देख रहे थे और सबकी जुबान से अचानक से निकला कि यार ये कौन बॉलर है। गजब बॉल थी, मतलब जो भी क्रिकेट को वहां पर समझने वाले थे, विराट कोहली के कोच वहां पर मौजूद थे, अंशुमन गायकवाड़ वहां पर मौजूद थे, और रितेंद्र सिंह सोढ़ी वहां पर मौजूद थे, मोहम्मद कैफ वहां पर मौजूद थे। तो ये लोग मतलब मोहम्मद कैफ तो निश्चित तौर पर आपको जानते हैं, लेकिन अचानक से सबकी जुबान से ही निकला कि यार ये कौन लड़का है जो आपने आउटस्विंगर मारा था। तो उस दिन से लेकर अब तक अलग अलग कप्तानों के साथ खेलना, आप रोहित की कप्तानी में भी खेले, विराट की भी खेल चुके हैं, एम एस धोनी की भी खेल चुके हैं। खास तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि विराट कोहली और एम एस धोनी की कैप्टनसी में क्या अलग अलग क्या लगता है आपको, दोनों किस तरह से ट्रीट करते हैं आपको ऑन द फील्ड? थोड़ा सा अंतर है, जैसे विराट बहुत एग्रेसिव कैप्टन है और माही भाई थोड़ा कूल कैप्टन है, मतलब वो हर चीज बहुत सोच समझ करते हैं। और विराट एट द मोमेंट वाले प्लेयर है कि वो उस मोमेंट में क्या हो रहा है उसमें वो जीते। तो दोनों से सीखने को मिलता है बहुत कुछ। विराट, अगर आप विराट को देखें तो वो 110% देता है फील्डिंग में खुद, और खुद इतना अच्छा करते हो। तो आप एज अ स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हो ग्राउंड के अंदर, तो उसको देख के इतनी एनर्जी आती है कि आप भी पूरा 100% देने की कोशिश करते हो हर चीज में, फील्डिंग में, बॉलिंग में। वो आपसे, और वो थोड़ा अंतर ये है कि अब जो माही भाई है वो थोड़ा विकेट के पीछे रहते हैं, तो दूर है, वो हर बॉल पे आपसे बात नहीं कर सकते। हर बॉल पे आपको फील्ड चेंज करना हो तो आप उनसे बात नहीं करते। हाँ, ओवर के बीच में आप उनसे बात कर सकते हो, अपना प्लान लेके जा सकते हो। और बट ऐसे विराट है वो मिड ऑफ पे रहता है, तो उस पर आप हर हर बॉल पे भी प्लान डिस्कस कर सकते हो, मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ। बट मुझे जो मेन रीजन डिफरेंस लगता है वो है एग्रेशन एग्रेशन का है, कि माही भाई थोड़े कूल रहते हैं, मैं माही और विराट थोड़ा एग्रेसिव रहता है हर चीज में। तो हर हर आदमी का अपना खेलने का तरीका होता है। तो विराट का शायद बैटिंग में आप देखिए वो बहुत एग्रेसिव है, माही भाई बहुत कूल है, तो शायद वो कप्तानी में भी झलकता है। और यहाँ के माही भाई के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अगर आप उसे फील्ड मांगो तो भी वो देते हैं, उन्हें भरोसा दिखाते हैं प्लेयर्स पे। जैसा आपने कहा कि माही भाई ने मेरे को बोला था, फ्लेमिंग को बोला कि ये पहले मैच से खेलेगा, तो उनका मानना ये है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को पूरे मौके देंगे नहीं तो आप उसको पता नहीं कर सकते कि उसमें कितना टैलेंट है। तो शायद वो बहुत जरूरी है कि आप अपने प्लेयर पर ट्रस्ट करें और उसको पूरा मौका दें। तो जो कि मेरे को माही भाई ने दिया, जिसका रिजल्ट मैं अभी जो खेल पा रहा हूँ वो उसी चीज का रिजल्ट है। क्योंकि अगर मैं वो नहीं खेलता, वो अच्छा नहीं करता, शायद होता नहीं कभी ऐसा कि मैं इंडिया को खेल पाता। हाँ, बट मुझे लगता नहीं सिर्फ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैप्टन है आपका, तो सबका एक ही टारगेट रहता है कि आपको मैच जिताना है कैसे भी करके। बस वो अप्रोच में थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच है, वो थोड़ी काम अप्रोच है, बस ज्यादा मुझे अंदर लगता है। अच्छा, आपके एक फैन, जो आपके एक फैन है सुनील, सुनील और हमारे साथ भी हैं वो, तो हमारी क्रिकेट टीम के वो भी गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, शुरुआत करते हैं गेंदबाजी की। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको बल्लेबाजी में और बेहतर करने का मौका मिले, जो मैंने 2 साल पहले भी आपसे पूछा था कि दीपक भैया बैटिंग पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने कहा था बिल्कुल बैटिंग भी मैं और बेहतर करना चाहता हूँ। आप बैटिंग करते हैं, ये कम ही लोग जानते हैं कि आपकी जो बैटिंग एबिलिटीज है वो भी बहुत शानदार है, और माई भाई ने आपको 2-3 बार मौका भी दिया है ऊपर थोड़ा सा खेलने का। लेकिन उनका ये पूछना है कि अगर आपको ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, मतलब जो प्रॉपर बैट्समैन वाली जगह होती है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर आपको जी थोड़ा सा ऊपर और मैं बैट्समैन। जी मैंने जितनी मेहनत बॉलिंग पे की है उतनी मेहनत मैंने बैटिंग पे भी है। जब भी मैं यहाँ लोकल क्रिकेट खेलता हूँ बहुत ऊपर बैटिंग करता हूँ, तो मेरा बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं ऊपर खेलने वाला, बट जब मैं हायर लेवल पे खेलता हूँ मेरी बैटिंग बहुत नीचे आती है, 8-9 नंबर पे। तो वहां पे आपको हम्म। 2 या 4 बॉलें मिलती है अगर T20 फॉर्मेट खेल रहे हो आप, तो उसमें जाती ही पहली दूसरी बॉल में हिट लगाना लगा पाओ। और उसमें फिर होते हैं कि आप मैच जीतने के लिए खेल रहे हो या फिर पहले बैटिंग कर रहे हो, तो बहुत कम, एक ओवर 6 बॉल में या 4 बॉल में। हाँ, बट जैसे मेरे को आईपीएल में एक बार मौका मिला, माही भाई ने अपने से ऊपर भेजा था, तो उस मैच में मैं कुछ 40 ही रन हम्म। मारे, कुछ 19 बॉल में, तो वहां मैं कंट्रीब्यूट कर पाया था। हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है बैटिंग में ऊपर कभी दोबारा, तो मैं वापस अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ बॉलें चाहिए होती हैं, 5-6 बॉलें लेके फिर मैं अच्छा हिट कर सकता हूँ। मैं शायद जाती पहली दूसरी बॉल पे हिट नहीं कर सकता हूँ, शायद मेरे को वो एबिलिटी नहीं है। बट हाँ, अगर मैं 1-2 बॉल खेल लूँ, मतलब एक आध ओवर खेल लूँ उधर बीच में, तो फिर मेरी एबिलिटीज बहुत अच्छी है हिट करने की, चाहे फिर बॉलर कोई भी हो। तो अगर मुझे बैटिंग में मौका मिलता है ऊपर, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि बैटिंग से भी मैच जिताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है बैटिंग में भी जितनी मैंने बॉलिंग में की है। अच्छा, माही भाई की बहुत
बात हो रही है, लेकिन माही की बात तो पिछले 1 साल से हो रही है। आपको क्या लगता है? मतलब रायना भाई कह रहे थे कि बैटिंग बहुत कमाल की कर रहे थे, जो वीडियोस हमने देखे उसमें भी धोनी साहब जो छक्के लगा रहे थे वो बड़े कमाल के थे। लेकिन अभी हाल के समय में हरभजन सिंह ने एक बयान दिया कि उन्हें नहीं लगता कि अब महेंद्र सिंह धोनी ब्लू जर्सी में वापस इंडिया के लिए खेलते हुए उन्हें दिखाई देंगे। मैं बस आपका टेक जानना चाहता हूँ, आप किस तरह से देखते हैं ये सारी की सारी बातें जो चल रही है इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी को जोड़कर, कि उन्हें रिटायर्ड करना चाहिए? दीपक तो भी आवाज आ रही ऑब्वियसली है आपको? देखिए, जैसे जैसे कि आप भी, जैसे आप फैन है, बाकी लोग फैन है, मैं भी माही भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं खुद चाहूंगा कि माही भाई खेले, और मैं चाहूंगा कि दोबारा मुझे उनके साथ नीली जर्सी में खेलने का मौका मिले। और मैं बहुत लकी था कि मेरा वनडे का डेब्यू उनकी कप्तानी में हुआ, जब वो कप्तानी छोड़ चुके थे उसके बावजूद वो एक मैच में कप्तानी करी उन्होंने और उसमें मेरा डेब्यू हुआ। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। अब खेलना न खेलना वो उनके हाथ में है। मुझे मुझे लगता है कि बट मुझे जैसा वो खेल रहे हैं, जैसी उनकी फिटनेस है, वो चाहे तो खेल सकते हैं। अगर वो और 1 साल और अपना, अगर T20 वर्ल्ड कप देखा जाए तो 5-6 महीने के बाद अगर थोड़ा फिटनेस करके वो, अगर आईपीएल होता है और इंडिया का सितंबर अक्टूबर में एक है विंडो जहाँ पे आईपीएल हो सकता है, अगर वहाँ आईपीएल होता है, अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है खेल सकते हैं। बाकी उनके हाथ में होगा, वो चाहे या ना चाहे, वो उनकी उनके ऊपर है। मैं बट एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चाहूंगा कि वो खेले बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका और मैं चाहूंगा कि उनको खेलते हुए देखूँ दोबारा एक बार नीली जर्सी में। और जब वो लास्ट मैच खेले इंडिया के लिए, मैं उस मैच में खेलूँ, ये मैं चाहूंगा बिल्कुल, कि मैं भी खेलूँ उस मैच जब वो लास्ट मैच इंडिया के लिए खेल रहे हो। मेरे लिए बहुत ऑब्वियसली मेमोरेबल रहेगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा सच में, और तमाम उनके फैंस के लिए भी, हर किसी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिया है टीम को। अच्छा, एक दो सवाल ये भी है कि बीते 1 साल में इंडियन, अगर आप पूरी टीम में, तो फिटनेस को लेकर थोड़े से इश्यूज रहे हैं। आपको इंजरी हुई, ईशांत शर्मा को इंजरी हुई, हार्दिक पांड्या को इंजरी, जसप्रीत बुमराह का नाम उसमें था, रोहित शर्मा का नाम है, रिद्धिमान शाह का नाम है। आपको लग रहा है क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है? आप किस तरह से देखते हैं इसे? आप क्रिकेट सारी की सारी खेलना चाहते हैं जिसमें कि थोड़ा सा पिक एंड चूज किया जाए, थोड़ा सा इस शेड्यूल को थोड़ा इतना टाइट ना रहे शेड्यूल जितना कि इस वक्त पे है? देखिए, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर भी सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मिलता है, रिकवरी अच्छी होती है वहाँ पे। बट जैसे मैं इंजर्ड हुआ, मैं सारे फॉर्मेट खेल रहा था, मैं रणजी ट्रॉफी भी खेल रहा था, मैं आईपीएल भी खेल रहा था, मैं इंडिया ए भी खेल रहा था, इंडियन टीम भी खेल रहा था। तो ये सब हम्म। नहीं खेल सकते आप, ये सब कुछ नहीं खेल सकते हो। हाँ, अगर आप इंडियन टीम में हो सिर्फ, और आप अगर सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो, या व्हाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट, तो इजी है। अगर आप दोनों खेल रहे हो, रेड इंडियन क्रिकेट में भी रेड भी व्हाइट भी, तो डिफिकल्ट होता है। हाँ, थोड़ा सा होना चाहिए। बट देखिए, मैं मेरा कहना है कि जब आप आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ क्रिकेट में। आई थिंक नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। नहीं, ठीक है दीपक भैया। हाँ, अच्छा, स्पोर्ट्स खेलते हैं इंजरी होती है। हाँ, कभी पीरियड होगा कि आपके कुछ प्लेयर एक साथ इंजर्ड हो जाएंगे, कभी होगा कि कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें बाकी स्पोर्ट्स में भी, आउटडोर जितने भी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स इंजर्ड होते ही हैं। तो अभी लगातार कोई, अभी तो पिछले 5 साल में जो प्लेयर्स इतना फिटनेस पे ध्यान दे रहे, शायद पहले इतना नहीं देते थे, अभी तो बहुत ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दिया जा रहा है, रिकवरी पे, फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप देखें तो पिछले टाइम में भी ऐसे हर किसी को सारे फॉर्मेट नहीं खिलाए जा रहे। बुमराह को भी रेस्ट दिया जा रहा है, बहुत मैचेस में रेस्ट दिया गया, कि सारे सारे फॉर्मेट नहीं खिला रहे उसको। तो वो सोच रहे, सिलेक्टर भी सोच रहे टीम। बट हाँ, कभी होता है अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। अभी ये शायद मैं कहूंगा कोइंसिडेंस है कि एक साथ इतने सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, और क्योंकि सब सब अपना ध्यान रखते हैं और प्लेयर सिलेक्टर भी ध्यान दे रहे हैं कि सबके सारे प्लेयर्स को बहुत सारी सीधे एक साथ नहीं खिलाई जाए। अच्छा, आजकल ये बड़ा चल रहा है कि आपकी जो है वो फेवरेट आईपीएल टीम क्या है? क्या आपकी भी कोई फेवरेट आईपीएल टीम है? कोई स्पेसिफिक प्लेयर जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है आईपीएल में, चाहे वो किसी और टीम के हों? कुछ आपकी भी कोई फेवरेट टीम है? हर कोई बता रहा है कि ये मेरी फेवरेट आईपीएल टीम होनी चाहिए।
मतलब मैं अलग हमेशा अलग। से कहता हूँ कि मैं हमेशा से कहता था मुझे सीएसके के लिए खेलना था। और मैं जब मैं आईपीएल देखता था, जब मेरा बहुत खराब दौर था, मैं बहुत कम देखता था आईपीएल, क्योंकि उस टाइम में मैं जिम में मेहनत कर रहा होता था जब मैं। बट मैं हमेशा चाहता था कि मैं जब भी आईपीएल खेलूँ वापस, तो मैं हमेशा सीएसके के लिए खेलूँ और पूरा सीजन खेलूँ। क्योंकि जब आप पूरा सीजन खेलो तभी आप अपनी सारी एबिलिटीज दिखा सकते हो। एक दो मैच में हो सकता है कि आपको किसी में खराब हो जाए, किसी में अच्छा हो जाए, बट आप 14 मैच खेलते हो जब आईपीएल के, तब आप अपनी सारी एबिलिटीज दिखा सकते हो। नहीं, मेरा सवाल कि से आपकी जो फेवरेट आईपीएल टीम बनेगी। सीएसके। अच्छा, एक टीम जो इस लिहाज से अगर मैं जानना चाहूँ कि सीएसके वर्सेस मुंबई के अलावा, जो कि सबसे बड़ी राइवलरी है, उसके अलावा कोई एक टीम अगर चेन्नई ज्यादा परेशान करती हो तो आपके लिहाज से टफ कंपटीशन देती हो? हम शायद एक मुंबई टीम है जो हमें टफ कंपटीशन देती है सबसे ज्यादा। बाकी तो फिर ऑन द डे डिपेंड करता है कि आप कौन प्लेयर कैसा खेल सेकंड रहा है। बेस्ट शायद बेस्ट कभी फ्रॉम सेकंड बेस्ट आरसीबी के अलावा, सॉरी एमआई के अलावा। डिपेंड करता है। शायद केकेआर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीम है। केकेआर क्या उनकी थोड़ा उनकी उनकी हाँ, उनकी उनकी बैटिंग आना बहुत स्ट्रांग रहती है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी रहती है, तो केकेआर एक स्ट्रांग टीम रहती है जिससे कंपटीशन अच्छा होता है। अच्छा, बस छोटा सा एक रैपिड फायर है, उसके बाद आपसे बातचीट को मैं विराम दे दूंगा। तो एक रैपिड फायर है बस मेरे पास, 6-7 क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से। टफेस्ट बैट्समैन यू बोल टू इन आईपीएल, सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन लगता है सबसे? लगता मुझे हमेशा डिविलियर्स है, मतलब हमेशा से मेरा क्योंकि उनके इतने शॉट्स हैं। बट जब भी उनकी बैटिंग आई है मेरे सामने, मैंने उनको काफी बार बॉल डाली, बट तो हमेशा उनकी ऐसी सिचुएशन में आई है कि एक दो प्लेयर आउट हो गए, तो फिर उन्होंने मेरे पे चांस लिया नहीं। तो टफेस्ट प्लेयर मेरे को डिविलियर्स लगते हैं। हमेशा से मैं सोचता हूँ, जब मैं प्लानिंग करके रखता हूँ उनके लिए अच्छे से, बट हाँ अभी तक उन्होंने मेरे को मारा नहीं, क्योंकि मैं लग ही रहा हूँ कि मेरी सिचुएशन बॉलिंग उनकी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में आई नहीं कि वो मारने के मूड में। ये सही बात है, ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। अच्छा, इस वक्त का जो बॉलर जो करंटली खेल रहा हो दुनिया में कहीं भी, और आपको बहुत इंस्पायर करता हो कि यार ये भी एक गेंदबाज है जो बहुत अच्छा है, कोई भी हो सकता है, स्टार्क इंडियन या फॉरनर। मिचेल स्टार्क है। स्टार्क। या क्योंकि वो जिस पेस पे बॉल करता है, और जितनी उसकी जो एक्यूरेसी है यॉर्कर बॉल पे, आगे वाला बॉल पे, अगर वो बॉल मेरे पास हो तो वैसे मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा कि मैं 150-60 की बॉल एकदम यॉर्कर फेंक पा रहा हूँ, स्विंग करा पा रहा हूँ। और शायद देखें तो मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं बचूंगा उस बॉलर से बच खेलने को, कि भाई मेरे को बॉलिंग ना आए उस बॉलर की। तो शायद स्टार्क है जो अभी सबसे अच्छा कर रहा है फास्ट बॉल। अच्छा, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है आईपीएल में? आईपीएल में अब आपका आईपीएल में बेस्ट मोमेंट है? 2018 तो दुनिया को पता है, जो 2018 में खिताब जीते थे, उसके अलावा कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप बहुत अच्छा है, कोई भी हो सकता है, स्टार्क इंडियन या फॉरनर। मिचेल स्टार्क है। स्टार्क। या क्योंकि वो जिस पेस पे बॉल करता है, और जितनी उसकी जो एक्यूरेसी है यॉर्कर बॉल पे, आगे वाला बॉल पे, अगर वो बॉल मेरे पास हो तो वैसे मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा कि मैं 150-60 की बॉल एकदम यॉर्कर फेंक पा रहा हूँ, स्विंग करा पा रहा हूँ। तो और शायद देखें तो मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं बचूंगा उस बॉलर से बच खेलने को, कि भाई मेरे को बॉलिंग ना आए उस बॉलर की। तो शायद स्टार्क है जो अभी सबसे अच्छा कर रहा है फास्ट बॉल। अच्छा, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है आईपीएल में? आईपीएल में अब आपका आईपीएल में बेस्ट मोमेंट है? 2018 तो दुनिया को पता है, जो 2018 में खिताब जीते थे, उसके अलावा कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप बहुत जिस दिन आपको लगा हो यार आज बहुत सुकून मिला मैदान से आते हुए? जी जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जब मैं वो दो नो बॉल फेंक दी थी, उसके बाद जो मेरा ओवर गया वो अच्छा, उसके जी जी। बाद क्योंकि देखिए मैं पहली बार डेथ में बॉलिंग कर रहा था, और हम्म। भाई मैंने इतना भरोसा देके मेरे बॉल, उसके बाद मैंने दो बॉलें फुल टॉस फेंकी, दोनों नो बॉल हो गई। और जो मुझे लगा हम्म। था कि दो बॉल नो बॉल के बाद आप बॉलिंग कर नहीं सकते, वो मुझे बाद में पता चला कि जब आप अगर बॉल डेडली नहीं है, तेज नहीं है और बॉडी से दूर है, तो फिर आपको एक मौका मिल सकता है। तो मेरे को वो ओवर मिला और मैंने वो अच्छा किया, वहां से फिर हम लोग मैच जीते। तो वो ओवर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था, क्योंकि उस कोई बॉलर पहली बार बॉलिंग कर रहा है डेथ में, उसकी दो बॉल नो बॉल चले जाए, 7 रन दे दे, उस आदमी पे, उस बॉलर पे हो नहीं सकता।
कम करना और अच्छा परफॉर्म करना, तो वो शायद वो आपको 10 मैचों में भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उस दिन थोड़ा सा आवाज आ रही थी, भाई थोड़े से नाराज भी हो गए थे, क्या कह रहे थे वो? हाँ, वो थोड़ा उसको बॉल की सिलेक्शन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम था कि बॉल जब गीली है तो मतलब वो जो मैंने स्लोस फेंकी, तो वो उस पर थोड़ा लेके हम्म। नाराज थे कि गीले बॉल पे आपको बॉल दूसरी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो शायद वो बॉल उसको उस चीज पे नाराज थे। और ऑब्वियसली उन्होंने काफी टफ डिसीजन था कि किसको डेथ में बॉलिंग करानी है, क्योंकि ब्रावो इंजर्ड हो गया था। तो उन्होंने बहुत देखा खुद, नेट में देखा कौन यॉर्कर फेंक सकता है क्या है। तो मैं यॉर्कर अच्छी फेंकता हूँ, तो वो उस हम्म। चीज को लेके थे कि जो यॉर्कर अच्छी फेंकता है तो यॉर्कर ट्राई करनी चाहिए, ना कि स्लोअर बॉल। जबकि प्लान दूसरा था कि वो सरफराज बैटिंग कर रहा था, तो उसको वो यॉर्कर अच्छी खेलता है, तो मैं उसको स्लोअर बॉल हम्म। फेंकने की कोशिश कर रहा था, जो कि दोनों बार बॉल स्लिप हो गई थी। तो वो अच्छा, सिलेक्शन हमें ऑफ द कभी बॉल। जानना नहीं चाहते भाई थे कि मुझे आप टेस्ट पे क्यों नहीं यूज करते हो, क्योंकि 18 वाला सीजन हमने देखा था कि शुरुआत में ही आपके 4 ओवर्स निकाल देते थे और आप अच्छी गेंदबाजी करते थे उसमें। कभी आपने ये जानना चाहा भाई भाई थे कि एट द एंड मुझे ओवर्स क्यों नहीं मिलते हैं? जी पूछा मैंने, बिल्कुल। उन्होंने 2 शब्द में जवाब दिया था, उसके बाद मैंने कहीं पूछा भी नहीं। मैंने पूछा एक दिन माए भाई हाँ। से कि आप या मेरे को डेथ में बॉलिंग क्यों नहीं कराते, तो उनका एक ही जवाब छोड़ा, थोड़ा सा छोड़ 2 शब्द में जवाब दिया कि आई ग्रूम प्लेयर्स। बस उसके अलावा ना आगे ना बोला ना पीछे कुछ बोला। तो आई बेसिकली घूम पे। मैंने ग्रूम प्लेयर्स, तो मतलब अच्छा। उन्होंने मेरे को एक सीजन नया बॉल से बॉलिंग कराया, उस बार फिर अगले साल जब आया तब उन्होंने मेरे को पुराना बॉल से बॉलिंग कराया था। तो उनका कहना था कि वो एकदम से मेरे पे वो प्रेशर डालना चाहते थे कि नया बॉल और पुराना बॉल दोनों का, कि मैं प्रेशर हम्म। संभालूं। जैसे पहले साल उन्होंने नया बॉल से कराया, अब दूसरे साल तो उन्होंने एक ओवर मेरा बचा के रखा कि 19 ओवर कराता था मैं। अब सारे मेन ओवर मैंने कराया, लास्ट है कि 3 ओवर पावर प्ले में, एक 19 ओवर। तो उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी। शायद इस बार ऐसा हो कि शायद मैं खेलूं तो, अगर आईपीएल होता है तो, कि दो नया बॉल से डालूं, दो पुराना बॉल से डालूं। तो उनका कहना है मतलब वो धीरे धीरे लोड दिया उन्होंने मेरे को। महेंद्र सिंह धोनी करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, 3 ऑप्शंस मैं इस सवाल के आपको दे रहा हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आप, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, करियर के आखिर में आप इन तीनों में से किस तरह के खिलाड़ी के तौर पर जाना जाना चाहते हैं? एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप सबसे ज्यादा हो, मतलब मैक्सिमम बार जीता हुआ हो वो, मैक्सिमम आईपीएल ट्रॉफीज जीता हुआ हो, या मैक्सिमम वर्ल्ड कप ट्रॉफीज जीता हुआ हो। इन तीनों में से अगर आपको कोई एक चुनना ऑब्वियसली हो। मैक्सिमम वर्ल्ड कप। मैक्सिमम वर्ल्ड कप, आईसीसी टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं? नहीं, मैं तो वर्ल्ड जाते कप, जाते बस एक बार हो गया। ये वर्ल्ड एक कप बात इज बता लाइक दीजिए आप कि, पूरे चैंपियन हो वर्ल्ड। हाँ ये तो है, वर्ल्ड कप की अपनी बात है। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए, टेस्ट क्रिकेट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मेरे पास ये लाल गेंद तो है आपकी साइन करी हुई 2 साल पहले की, इसका सिग्नेचर भी आपका मिटता जा रहा है धीरे धीरे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, कि आपने मुझे ऑटोग्राफ करके दी थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मिल जाए कभी आपसे एक ऐसी। तो टेस्ट मैच को लेकर आपका क्या क्या देखिए, बोलना चाहेंगे? मैं जब रणजी ट्रॉफी खेलता था तो लोग मुझे रेड बॉल का बॉलर बोलते थे। मेरे को अपनी स्टेट की टीम में भी हम्म। व्हाइट बॉल से नहीं खिलाते थे, बोलते थे कि रेड बॉल का बॉलर है, इसको अब रेड बॉल से खिलाएंगे। फिर धीरे धीरे मैं जब हम्म। खेला आईपीएल, तो उसके बाद मैं मेरे को अभी बोलते हैं कि व्हाइट बॉल का बॉलर, रेड बॉल का नहीं है। तो ये लोगों, हम्म। जैसे कि पहले बोलते थे कि मेरे को कि ये नया बॉल का बॉलर है, पुराना बॉल का बॉलर नहीं है। तो जिन लोगों ने मेरे को देखा नहीं बॉल डालते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि ये ऐसा है। जबकि मैं इतने साल रेड बॉल से खेला हूँ, मुझे मेरी स्पिन में दोनों तरफ स्विंग करा सकता हूँ, मेरे पास वो लेंथ है जो टेस्ट क्रिकेट में चाहिए होती है। हाँ, बस टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको स्टेमिना बहुत चाहिए होता है, लगातार 20 ओवर एक पेस पे फेंकने का। वो खेल के आता है, वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप लगातार जब टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो वो रिदम और वो स्टेमिना वो फेंक फेंक के आता है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा तो मैं वहां भी अच्छा कर सकता हूँ, अगर जहाँ पे कंडीशन थोड़ी अच्छी फेवरेबल होंगी। ऑब्वियसली इंडिया में अगर खेलते हैं तो बहुत टर्निंग ट्रैक मिलते हैं उसमें नहीं, बट हाँ, इंडिया के अगर बाहर हम जाते हैं तो हमको बहुत जगह होता है कि स्विमिंग कंडीशन मिलती है, तो वहां पे मैं अच्छा कर सकता हूँ रेड बॉल से।
तो मेरा मानना है कि मैं सारे फॉर्मेट में अच्छा कर सकता हूँ, अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए या फिर मुझे चांस दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वो करता रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी तो मैं 8 साल 7 एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों ये दिक्कत आई है। दीपक भैया, फैंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, फैंस। यही कि लॉकडाउन में आप लोग घर पे रहें, ऑप्शन है यहाँ पे, और जल्दी सब चीजें सही करने का। आप थोड़ी भी गलती करेंगे, 10 10 15 लोगों की वजह से ही, या 100 लोग अगर गलती करें हिंदुस्तान में, तो ही बहुत वापस हम लोग 2 2 महीना पीछे हो जाएंगे, जैसे अभी हुआ है। कुछ लोगों की गलती की वजह से हम इतना पीछे चले गए, नहीं तो हम बहुत अच्छा कंट्रोल में थे। तो आप सोच के रखें कि दूसरे को ना सोचे तो अपने घर वाले को सोचे, कि भाई अगर किसी को भी हो सकता है, अगर आपके घर वालों को हो गया तो फिर कितने प्रॉब्लम होगी। तो वो सोच के घर में रहें, और घर में काफी सारी चीजें हैं करने को, आप वो चीज करने की कोशिश करें, नई चीज सीखें। तो आप उस चीज से अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने परिवार वालों के साथ आपको पाए। तो ये ओके, थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, और बहुत जल्द आपको इसी तरह से परफॉर्म करते हुए देखते हैं। थैंक यू सो मच दीपक भैया, और लोकेंद्र सर को थैंक भी यू। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ मजा आएगा आने वाले समय में आपको देखते हुए। थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। दीपक भैया से तो बात हो गई, पता नहीं नेटवर्क इतना क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो ये नेटवर्क को क्या हुआ है। अभी अभी ये पिछले 2 3 घंटों में इस पे कोई प्रॉब्लम आई है। अब मैं कोशिश करता हूँ, मुझे ये पता चला है अभी अभी कि मालती जी की जो है वो थोड़ी सी, जो उनका थ्रोट है वो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा उनको तबीयत भी, थिंक मुझे जो सर से बात हो पाई, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई मेरी, बट आई ट्राई कि उनसे बात हो पाए और फिर मैं उनको जोड़ता हूँ, क्योंकि उनका मुझे मैसेज आया है कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा। एंड लेट मी सी कि क्या वो हमारी लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि शायद फॉर फ्यू मिनट्स, 1 मिनट के लिए सही, मालती चाहर हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दीपक चाहर की बहन है, क्योंकि बहन जो है